न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया, जिसके बाद वहां शादी और संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दे दिया और वित्त मंत्री पर बजट में कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ धरना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है श्रीनगर से। वहां आतंकियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इस आतंकी हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह जख्मी हो गया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर लिया गया। हमले में जिस आदमी की मौत हुई उसका नाम अमृतपाल सिंह बताया गया, जबकि रोहित नाम का आदमी घायल बताया गया। रिफत हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या हुआ वहां पर? जी किशोर, हम इस वक्त उसी स्पॉट पे हैं जहां पे ये अटैक हुआ। मिलिटेंटों ने यहां पर ही हमला किया। 2 लोग थे, एक अमृतपाल सिंह और उसके साथ में रोहित, और उनके हमला किया। मिलिटेंटों ने अमृतपाल की मौके पर ही मौत हुई और रोहित जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां आप देख सकते हैं, यहां पे अभी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे एरिया में कॉर्डन किया गया है, सर्च की जा रही है और यही वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ। एक टारगेटेड किलिंग है। अभी बाकी डिटेल्स जो हैं पुलिस बता देगी। तफ्तीश शुरू कर दी गई है और इस पूरे एरिया में जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया। शुक्रिया रिफत आपका। उधर चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए 2 ताकतवर धमाकों की वजह से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इन धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन धमाकों की वजह से पूरा पाकिस्तान थर्रा गया, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत के पिशिन शहर में धमाके के बाद वहां शवों का ढेर लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में चारों तरफ जमीन पर लोगों के शव बिखरे नजर आए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए जो जमीन पर पड़े शवों में अपनों को ढूंढते नजर आए, जबकि कुछ लोग धमाके में घायल हुए लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये धमाका निर्दलीय उम्मीदवार अस्फंदयार खान काकर के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकर दफ्तर में नहीं थे, लेकिन चुनाव की वजह से वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक ऑफिस के बाहर मौजूद थे। दावा किया गया कि इसी दौरान बाइक में रखे विस्फोटक से वहां जोरदार धमाका हुआ। वहां से आई एक तस्वीर में धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा और जब धुआं छटा तो वहां हर तरफ शव दिखाई दिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस धमाके के कुछ देर बाद बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला में भी जमीयत उलेमाए इस्लाम नाम की पार्टी के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के ऑफिस के बाहर धमाका हुआ। इस धमाके में भी वहां बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। और चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान में धमाकों की जो झड़ी लगी उसमें सबसे बड़ा निशाना इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं को माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक भारी सुरक्षा के बीच उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार पर बम से हमला किया गया और दहशतगर्दों के उस हमले में पीटीआई उम्मीदवार नसीरुल्लाह वजीर की कार के परखचे उड़ गए। बम धमाके की वजह से उनकी कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। ड्राइवर की तरफ के दरवाजे को भी नुकसान हुआ और खबरों के मुताबिक नसीरुल्लाह वजीर की कार पर हुए इस बम धमाके में 6 लोग घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान के अखबार डॉन न्यूज के मुताबिक जिस समय यह धमाका हुआ उस वक्त पीटीआई उम्मीदवार नसीरुल्लाह कार में मौजूद नहीं थे। इमरान की पार्टी पीटीआई ने उन्हें दक्षिण वजीरिस्तान में एक संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। पाकिस्तान में चुनाव से पहले आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ इमरान खान की पार्टी के नेता ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला आतंकवादी संगठन लश्कर भी है। पाकिस्तान की चुनावी जंग में कूदे इस आतंकवादी संगठन के दफ्तर पर भी चुनाव से एक दिन पहले हमला हो गया। यानी पाकिस्तान में चुनाव से पहले खूनी संघर्ष भयानक रूप से बढ़ गया। चुनाव से पहले शांति बनाए रखने और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना को भी सड़क पर उतरना पड़ा। सेना का काफिला पाकिस्तान के कई इलाकों में फ्लैग मार्च करता नजर आया, लेकिन सेना के सख्त पहरे के बाद भी आतंकवादियों ने वहां कई जगहों पर बम धमाके करके कोहराम मचा दिया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में शांति से चुनाव निपटाने के लिए सेना के करीब 6 लाख जवानों को तैनात किया गया। सेना की गाड़ियों का काफिला पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च करता दिखा। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में जहां तक नजर जा रही थी पाकिस्तान की सेना की गाड़ियां ही नजर आ रही थी।
सैकड़ों गाड़ियों पर सवार सेना के जवान पाकिस्तान की सड़कों पर पहरा देते नजर आए। पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए और सायरन बजाते हुए सेना की गाड़ियों का काफिला सड़क से गुजरता दिखा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे संवेदनशील खैबर पख्तूनख्वा में सेना के साथ 92,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि बलूचिस्तान में सेना के जवानों के साथ 47,000 पुलिस कर्मियों को वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इतने सख्त पहरे और फ्लैग मार्च के बावजूद चुनाव से 24 घंटे पहले हुए धमाकों ने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। यानी पाकिस्तान में आतंकवादी सेना की कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहे। पाकिस्तान में चुनाव में शांति बहाली के लिए उतरी सेना को कई जगहों पर भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा और बलूचिस्तान में तो सड़क पर उतरी लोगों की भीड़ ने सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जनरल कर्नल, ये जनरल कर्नल, जोर से बोलो। बलूचिस्तान में सेना के खिलाफ सड़क पर हो रही नारेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा। रियासत का जो यार है। सेना के खिलाफ इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव से पहले विरोधियों की रैलियों और नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई जगहों पर बम धमाके हुए और विरोधी दल के उम्मीदवारों को गोली मारी गई और निशाने पर सबसे ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता रहे। कहा जा रहा है पाकिस्तान में इस बार का चुनाव इमरान खान का सियासी भविष्य तय करेगा, लेकिन उनकी पार्टी का आरोप है कि सेना उनके उम्मीदवारों को हराने के लिए साजिश रच रही है। खबरों के मुताबिक कभी सेना की आंखों के तारे रहे इमरान खान अब उसे फूटी आंख नहीं सुहाते और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी हुई है। इमरान खान की पार्टी इसे वहां की सेना की साजिश का नतीजा बताती है। इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार उनके नाम पर पाकिस्तान के आवाम से वोट देने की अपील करते दिखे। आप अपने वोट की कुव्वत अगर बरकरार रखना चाहते हैं, इमरान खान को वोट दें। इमरान खान इस बार के चुनाव में भले ही जेल में बंद हों, लेकिन उनका चुनाव प्रचार सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी जेल में रहते हुए भी चुनाव में इमरान का जलवा है। उनके समर्थकों ने चुनाव से ठीक पहले एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में इमरान खान को एक कोर्ट रूम में घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाया गया। पोस्टर में उनके आसपास सेना के 4 जवान बंदूकों के साथ खड़े दिख रहे हैं। इमरान के सामने कुर्सी पर एक जज बैठे हुए दिखे। इस पोस्टर के जरिए इमरान खान के समर्थकों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की अदालतों पर सेना का ही कब्जा है, जबकि चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ की पार्टी ने एक सर्वे के आधार पर दावा किया कि PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। इधर राजस्थान के बाड़मेर में राजकीय PG कॉलेज के सालाना समारोह में सिर्फ बीजेपी के छात्र संगठन ABVP के पदाधिकारियों को बुलाने पर बवाल हो गया। इसके विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया और थोड़ी देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि बवाल कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। बाड़मेर के राजकीय PG कॉलेज के बाहर से जो वीडियो सामने आया उसमें NSUI के कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वहां खड़े पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात से नाराज वो लोग कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन वहां बवाल तब शुरू हो गया जब थोड़ी देर बाद धरने पर बैठे लोगों ने कॉलेज में जबरन घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और फिर लाठी के दम पर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरों में कई पुलिस वाले बवाल और हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से खदेड़ते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही छात्रों ने इसका विरोध किया पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के कई जवान सड़कों पर छात्रों को खदेड़ने के लिए दौड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वहां आंसू गैस के कई गोले भी छोड़े और आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन के बाद NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके, क्योंकि पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों का धरना खत्म नहीं हुआ। देर रात तक बड़ी संख्या में छात्र वहीं डटे रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गेस्ट के तौर पर आए राज्य मंत्री KK बिश्नोई को कॉलेज के पीछे के गेट से बाहर निकाला गया और इसके बाद शुरू हुआ छात्रों को मनाने का सिलसिला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कॉलेज के प्रिंसिपल ने धरने पर बैठे छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी के छात्र संगठन ABV के पदाधिकारियों को बुलाने पर प्रिंसिपल से जवाब मांगने पर अड़े रहे। जो छात्र संगठन बने हुए हैं उनके जो साथियों को इन्होंने बुलाया है
एक ही विचारधारा के लोगों को आपने बुला दिया, ये किसके कहने पर बुलाया? हालांकि कई घंटों की बातचीत के बाद किसी तरह छात्रों का धरना खत्म करवाया गया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई छात्र घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक रोज पहले आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी का एक वीडियो जारी कर उन पर मेयर चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। और इसी वजह से जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये बवाल तब हुआ जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते नजर आए। कुछ लोग तो उसके ऊपर बैठे दिखाई दिए। बैरिकेड की दूसरी ओर कई पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी की तेज धार की वजह से कई लोग तो वहां से हट गए, लेकिन कुछ वहीं डटे रहे। इसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से कई प्रदर्शनकारी जवानों से भिड़ गए। हम जब तक ये फर्जी मेयर अपनी पोस्ट से उतर नहीं जाता, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में किसी तरह से समझा बुझाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। उधर हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये बवाल तब हुआ जब बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। हरियाणा के करनाल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आम आदमी पार्टी के समर्थक पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते नजर आए। सड़क पर बैरिकेड लगे होने के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जबकि पुलिस के जवान उन्हें बार बार पीछे धकेलते दिखाई दिए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेरने निकल गए, लेकिन पहले से तैयार पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर फूट गया। आगे बढ़ने से रोकने पर आम आदमी पार्टी के समर्थक पुलिस से उलझ गए। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने हालात संभालने के लिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इस मामले में 5 समन्स मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्नाटक में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया और उसे जल्द सुधारने की मांग की। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई। वहां ये कार्रवाई माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायत दी कि इस दौरान सोशल मीडिया पर अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। वहां विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। एक रोज पहले ही विधानसभा में बिल को पेश किया गया था और 2 दिन चली चर्चा के बाद उसे पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा। 2022 में सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। और ऐसा होते ही वहां जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सदन के अंदर ही विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फूल देकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। क्योंकि समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी पारित करने वाला उत्तराखंड गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन गया। विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिकता संहिता बिल ध्वनि मत से पास हुआ और ऐसा होते ही उत्तराखंड का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने डेस्क थपथपाकर और तालियां बजाकर इसका स्वागत किया।
इस दौरान कुछ विधायकों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी के कुछ विधायक सदन के अंदर ही मिठाई खिलाते नजर आए। नारेबाजी के बीच पुष्कर सिंह धामी भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनकी मोहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने पर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाएगी। और विधानसभा में बिल पास होते ही उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न शुरू हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का समर्थन कर रहे लोग सड़क पर उतर आए। बिल पास होने की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी की। विधानसभा में ध्वनि मत से यूनिफॉर्म सिविल कोड के पास होने की सूचना जैसे ही बागेश्वर पहुंची, वहां लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए और पटाखे जलाए। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आतिशबाजी के बाद लोगों ने बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी की। देहरादून में भी विधानसभा के गेट के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गईं। सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। समान नागरिक संहिता बिल पास कराने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी ऑफिस पहुंचे। वहां भी उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है। हालांकि उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में समान नागरिक संहिता बिल का कई लोगों ने अलग अलग तर्क देकर विरोध भी किया था और कई मुस्लिम संगठनों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दावा है कि यूसीसी किसी के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने तो यह सुझाव भी दे दिया कि देश के दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। लेकिन इस कानून का विरोध कर रहे लोगों को इसमें कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन ये चलने वाला नहीं, नेचर के खिलाफ। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। जबकि बीजेपी का दावा है कि यूसीसी में किसी एक खास समुदाय के खिलाफ कानूनी प्रावधान नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में पास यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ अहम प्रावधान हैं, जिनके मुताबिक बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों को यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई संतान पैदा होती है तो उसे माता पिता का नाम देना भी जरूरी हो जाएगा। हालांकि बीजेपी का मानना है कि वो एक देश एक संविधान के रास्ते पर बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उत्तराखंड के यूसीसी में शादी के 1 साल तक तलाक पर रोक, 1 से ज्यादा शादियों पर रोक और संपत्ति के बंटवारे में बेटों और बेटियों को बराबर हक जैसे कई अहम प्रावधान हैं। उधर मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस के सामने पिटाई का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला ने पुलिस वालों की मौजूदगी में ही अपने पति की चप्पल से पिटाई कर दी। उस महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया और जब पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसकी पत्नी ने अपना आपा खो दिया। उस महिला ने पुलिस वालों के सामने ही अपने पति की चप्पल से पिटाई कर दी। एक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इसी बीच महिला के पति ने उसे वहां से बाहर निकालने की मांग की, लेकिन इसके बाद तो वो महिला और ज्यादा भड़क गई। गुस्से में आग बबूला हुई महिला ने अपने पति के बालों को पकड़कर जोर जोर से खींचा और उसकी पीठ पर कई मुक्के जमा दिए। हालांकि इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी भी बीच बचाव के लिए आगे आई। उसने समझा बुझाकर महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो जैसे खून सवार था। वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती रही और यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बताया गया कि उस महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति को एक दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया और उस महिला का अपने पति के बाद उसकी प्रेमिका बताई जा रही उस महिला पर गुस्सा फूट पड़ा। तस्वीरों में दिखा कि उसने दोनों हाथों से थप्पड़ बरसाए और उसके बाद बालों को खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उस पुलिसकर्मी ने उन दोनों महिलाओं को छुड़ाकर अलग कर दिया, लेकिन यह हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ देर बाद उस महिला का एक बार फिर अपने पति से आमना सामना हो गया। वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा था कि इतने में ही उसकी पत्नी ने दोबारा उस पर घूंसे बरसा दी। महिला के मुताबिक उसका पति लंबे वक्त से उसे धोखा दे रहा था और तलाक के लिए दबाव बना रहा था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, फिर मैंने इसकी थोड़ी जांच पड़ताल शुरू करी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई।
इधर ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को फिर निराश होना पड़ा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया, यानी अगले आदेश तक वहां पूजा अर्चना होती रहेगी। हाई कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। पंजाब पुलिस की एजीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इनका संबंध कनाडा में मौजूद आतंकवादी लखबीर लांडा और पाकिस्तान में बैठे हरविंदर रिंदा से है। दावा किया गया कि उनके पास से 2 पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद किए गए। देहरादून में वन विभाग के एक अधिकारी के घर पर ईडी ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए कैश बरामद किए। रुपयों की गिनती करने के लिए जांच एजेंसी को पैसे गिनने वाली कई मशीनें मंगवानी पड़ी। उधर मध्य प्रदेश के हरदा में हुए धमाका मामले में पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, प्रशासन ने जिले के एसपी को भी हटा दिया। एक रोज पहले हुए इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया था। धमाका इतना ज्यादा ताकतवर था कि फैक्ट्री के आसपास मौजूद 60 से ज्यादा मकान खंडहर में तब्दील हो गए। फैक्ट्री में रखे बारूद में हुए धमाके से कई किलोमीटर तक लोगों को भूकंप जैसे झटके महसूस हुए थे। पटाखा फैक्ट्री से आग के बवंडर कुछ इस तरह उठ रहे थे जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां बम गिरने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया हो। इस घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान बताए गए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस भयानक हादसे के बाद राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन उनके भागने से पहले दोनों को राजगढ़ जिले के सारंगपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि पकड़ा गया रफीक खान कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है और इस भीषण हादसे के बाद उसकी कई बार राजेश अग्रवाल से बात हुई थी। और पुलिस ने फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की कॉल डिटेल के आधार पर रफीक को आरोपी बनाया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा जिला अस्पताल पहुंचकर पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उन लोगों को हर मुमकिन मदद के साथ बेहतर इलाज का भरोसा दिया। हरदा के जिला अस्पताल से जो वीडियो सामने आया उसमें मोहन यादव कई बड़े अधिकारियों के साथ घायलों से उनका हाल पूछते नजर आए। उन्होंने वहां भर्ती कई घायलों से मुलाकात की। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री हादसे वाली जगह पहुंचे और वहां का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई और कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। पटाखा फैक्ट्री में हुआ ये हादसा इतना भयावह था कि वहां करीब 18 घंटे तक आग धधकती रही। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 32 गाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आग बुझने के बाद भी मलबा बेहद गर्म था। इसीलिए खुदाई करने वाली कई मशीनों से शवों को ढूंढने के लिए मलबे को हटाने का काम किया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 1000 कर्मचारी जुटे थे। इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसे के पीछे की वजह क्या थी। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों से बदसलूकी करने वाले एसडीएम पर एक्शन ले लिया गया। एक दिन पहले उनका किसानों के साथ बदतमीजी करते हुए वीडियो वायरल हो गया था और उस वीडियो में वो कुछ किसानों से गाली गलौज करते सुनाई दिए थे। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद रतलाम के एसडीएम अनिल भाना पर राज्य के सीएम मोहन यादव ने एक्शन ले लिया। उन्होंने एसडीएम अनिल भाना को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई से पहले ही उन्होंने माफी मांग ली थी। फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत शब्द निकल गया होगा। जानकारी के मुताबिक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए उन किसानों की जमीन सरकार ने उनसे ली थी और इसके बदले में उन्हें मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन किसानों का आरोप था कि उन्हें जो मुआवजा मिला वो काफी कम है और इसी का विरोध जताने के लिए वो वहां पहुंचे थे। लेकिन आरोप है कि इस दौरान एसडीएम अनिल भाना ने उनके साथ बदतमीजी की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद राज्य के सीएम मोहन यादव ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वो दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई ईडी की छापेमारी पर कड़ा ऐतराज जताया। इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी की इस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया। ये तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने महाभारत के 5 गांवों का जिक्र कर दो टूक कहा कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने सिर्फ 3 जगहों की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद जन आस्था की मांग पूरी नहीं की गई। सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। उधर जमीन घोटाले के आरोप झेल रहे हेमंत सोरेन पर अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में घूसखोरी का आरोप लग गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया और अदालत में ईडी ने हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट के कुछ हिस्से पेश कर दिए। कोर्ट को सौंपे गए रिमांड पेपर के कुछ हिस्से भी सामने आए। रिमांड पेपर में बताया गया कि 539 पन्नों की व्हाट्सएप चैट हेमंत सोरेन के फोन से मिली है, जिनसे कई अहम जानकारियां जांच एजेंसी को मिली। व्हाट्सएप चैट से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट न्यूज 18 को भी मिले, जिनमें कुछ अफसरों के ट्रांसफर पर चर्चा होती दिखी। दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह के बीच हुई। एक व्हाट्सएप मैसेज में विनोद सिंह किसी अफसर के बारे में कहते दिखे कि कहीं का डीसी बना दो, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। एक दूसरी चैट को भी रिमांड पेपर में शामिल किया गया, जिसमें किसी काम की कीमत 2 करोड़ रुपए महीना बताई गई। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप उनके लिए नई मुसीबत बन सकता है। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर जांच में रोड़ा अटकाने की कोशिश की और इसीलिए जांच एजेंसी को अब तक उनका वो फोन नहीं मिल सका जिससे ये चैटिंग की गई। ईडी के रिमांड पेपर में दावा किया गया कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे और जानबूझकर जांच में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने जिस विनोद सिंह के साथ हुई चैट को आधार बनाया, वो पेशे से आर्किटेक्ट हैं और हेमंत सोरेन के करीबियों में गिने जाते हैं। उनकी भूमिका सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं के घोटाले में सामने आई थी। ईडी के मुताबिक विनोद सिंह के घर से मोबाइल फोन और कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड भी मिले। आरोपों के मुताबिक जिन छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए उनको नौकरी दी जानी थी, लेकिन हेमंत सोरेन पर घूसखोरी के ताजा आरोप लगने के बाद बीजेपी ने उन पर हमले तेज कर दिए। यानी जमीन घोटाले के बाद हेमंत सोरेन ट्रांसफर घोटाले और भर्ती घोटाले में भी फंस गए। उधर यूरोप के देश स्पेन में किसानों ने प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने सड़क पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर खड़े कर दिए। पुराने टायरों में आग जलाकर वहां की सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की गई। स्पेन के किसानों ने यूरोपीय यूनियन के फैसले और अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा निकाला और हाईवे पर कई जगह भयानक आगजनी कर दी। उत्तरी स्पेन के जिरोना में हाईवे के बीचों बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पुराने टायर इकट्ठा करके आग लगा दी। जलते हुए टायरों से ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं निकलता दिखा। वहां इतना धुआं निकल रहा था कि आसमान काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वहां काले बादल घिर आए हों। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर बड़े बड़े ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाईवे बंद होने की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आए। स्पेन में भड़के किसानों के प्रदर्शन की ऐसी कई तस्वीरें वहां के दूसरे शहरों से भी सामने आई। उत्तरी स्पेन के अरागुएज में किसानों ने हाईवे के दोनों तरफ एक साथ हजारों ट्रैक्टर खड़े कर दिए। वहां भी सड़क पर टायर जलाकर किसानों ने गुस्सा निकाला। किसान हाईवे पर लंबे वक्त तक प्रदर्शन की तैयारी के साथ पहुंचे थे, क्योंकि हाईवे के किनारे प्रदर्शनकारी किसानों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई थी। यानी स्पेन में सरकार के खिलाफ किसानों की ये लड़ाई लंबे वक्त तक चल सकती है। सिर्फ स्पेन ही नहीं, बीते करीब 20 दिन से यूरोप के कई देशों में किसान संगठन भड़के हुए हैं। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जर्मनी समेत कई देशों में किसानों ने इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर की और यूरोपीय यूनियन और अपने अपने देश की सरकारों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक किसानों का आरोप है कि उन्हें खेती के लिए सरकार से मिलने वाली मदद में कटौती कर दी गई। इसके साथ ही उन पर कई तरह के टैक्स लाद दिए गए। यूरोपीय यूनियन के पर्यावरण से जुड़े कई तरह के प्रतिबंधों ने उन्हें और परेशान कर दिया। और रॉयटर्स के मुताबिक यूरोप के अलग अलग देशों में किसानों के गुस्से का एक कारण यूक्रेन भी है, क्योंकि रूस के साथ चल रहे युद्ध की वजह से यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को कई तरह की रियायतें दे रहा है। वहां से सस्ता अनाज और मांस यूरोप के देशों में आयात किया जाता है। यूरोप के देशों के किसानों का आरोप है कि यूक्रेन से आने वाले अनाज और मांस की वजह से उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही। लागत बढ़ने और उपज की कम कीमत मिलने की वजह से भड़के स्पेन के किसानों ने तो फरवरी महीने के आखिर में स्पेन की राजधानी मद्रिद में बहुत बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई। इधर खबर है कि एनडीए में एक और पार्टी जुड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू इस सिलसिले में बीजेपी के संपर्क में। टीडीपी पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात
करीब आधे घंटे तक चली। अपने दिल्ली दौरे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से ओडिशा पहुंच गई। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी ओडिशा के राउरकेला पहुंचे, जहां उन्होंने वेद व्यास मंदिर में जाकर पूजा की। उधर कर्नाटक सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उसकी आर्थिक मदद नहीं की। यही नहीं, कर्नाटक सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने टैक्स में भी उसका हिस्सा कम रखा। और इसी बात के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। दोनों साथ बैठे, उनके हाथों में बैनर नजर आए। डीके शिव कुमार ने तो केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धरमैया सरकार ने केंद्र पर कर्नाटक से आर्थिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने टैक्स की हिस्सेदारी में भी कर्नाटक को पीछे रखा। If we collect 100 rupees and giving it to government of India, we are getting back only 12 to 13 rupees. कर्नाटक सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए इस प्रदर्शन का नाम चलो दिल्ली रखा, और प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक सरकार दिल्ली पहुंच गई। उसके मुताबिक केंद्र को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसे इसका फायदा नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली में कर्नाटक सरकार के प्रदर्शन के दौरान ही बीजेपी ने बेंगलुरु में प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी ने कर्नाटक की सरकार पर केंद्र से मिले फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बेंगलुरु में धरने पर बैठ गए। बीजेपी का ये प्रदर्शन उसी दौरान हुआ जब दिल्ली में कर्नाटक सरकार ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के लोग कर्नाटक विधानसभा के परिसर में धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बीजेपी विधायक नारेबाजी करते रहे। यानी एक ओर कर्नाटक सरकार ने केंद्र से फंड मांगा, दूसरी ओर बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार पर केंद्र से मिले फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 11 फरवरी को रामलला के दर्शन का न्योता ठुकरा दिया। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को रामलला के दर्शन का निमंत्रण मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह न्योता ठुकरा दिया। 11 तारीख को कोई हम लोगों का औचित्य नहीं बनता है। शिवपाल यादव का ये बयान आते ही समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई। राम विरोधी मानसिकता ही लोगों को एकदम पीछे ले गई। ये बयानबाजी 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को रामलला के दर्शन का निमंत्रण मिलने के बाद शुरू हुई। उधर कैरिबियाई देश हेती में प्रधानमंत्री आरियल ओनरी के इस्तीफे की मांग पर ऐसी हिंसा फैली कि वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। पिछले कई दिनों से हेती विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा है और वहां सड़कों पर उतरे लोग किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहे। पुलिस के भारी बंदोबस्त और चौकसी के बाद भी लोगों ने हेती के प्रधानमंत्री आरियल ओनरी के इस्तीफे की मांग पर हिंसा और आगजनी की। पुलिस ने भीड़ से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। उन्होंने पुलिस पर जवाबी हमले भी किए। हेती से आई एक और तस्वीर में लोग एक दुकान को लूटते दिखाई दिए। वहां जिसके हाथ जो लगा वो दुकान से लेकर भागता नजर आया। हेती में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आरियल ओनरी को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 2021 में तब के राष्ट्रपति की हत्या हो जाने के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इधर दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव से पहले अलर्ट जारी कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है और इसे लेकर पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया गया। खबर है कि दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक 2020 के दिल्ली दंगों में शामिल लोगों पर खास नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम रेलवे की विजिलेंस टीम ने अवैध तरीके से रेलवे में लोगों की भर्ती कराने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। दावा किया गया कि इस रैकेट के जरिए करीब 300 अभ्यर्थियों की भर्ती कराई गई और उनसे इस रैकेट के मुखिया ने करीब 21 करोड़ रुपए कमाए। महाराष्ट्र के पुणे में ईवीएम चोरी होने के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने इस मामले में वहां के तहसीलदार और एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा पुणे के कलेक्टर और एसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। उधर अजित पवार गुट को एनसीपी दिए जाने पर दिल्ली से मुंबई तक सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले चुनाव आयोग ने तय किया था कि एनसीपी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अजित पवार का कब्जा होगा, लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया और मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शरद पवार के समर्थकों ने अजित पवार के खिलाफ खूब नारे लगाए, मानो इन नारों के जरिए वो अपनी भड़ास निकाल रहे हो।
एनसीपी दफ्तर के बाहर जुटे शरद पवार के समर्थकों के हाथों में कई बैनर नजर आए। इनमें ज्यादातर में अजीत पवार की तस्वीर थी। किसी में अजीत पवार की तस्वीर पर क्रॉस का निशान दिखा तो किसी में उनके चेहरे पर लाल निशान लगाया गया। कई में उनके खिलाफ नारे भी लिखे गए। शरद पवार गुट के लोगों का यह गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि चुनाव आयोग ने एनसीपी और पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिए और इसी के बाद शरद पवार गुट के लोग भड़क गए। प्रदर्शन के अलावा पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई। शरद पवार के समर्थन में मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों के जरिए सीधा अजीत पवार को टारगेट किया गया। मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में यह तक लिख दिया गया कि चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा। मुंबई से शुरू हुई ये पोस्टर वॉर दिल्ली भी पहुंची। दिल्ली में शरद पवार समर्थकों ने उनके आवास के बाहर पोस्टर लगाए और अजीत पवार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। दिल्ली और मुंबई में शरद पवार के समर्थन में ये पोस्टर रातों रात लगे और एनसीपी को अजीत पवार को दिए जाने का विरोध किया गया। चुनाव आयोग ने करीब 6 महीने सुनवाई करने के बाद अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में पिछले 6 महीने में 10 बार सुनवाई हुई और जैसे ही अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला आया, रात में ही जश्न मनने लगा। पुणे में तो इतनी आतिशबाजी हुई कि आसमान में रोशनी छा गई। मुंबई में तो अजीत पवार समर्थकों ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी लेकर प्रदर्शन किया क्योंकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट वाली एनसीपी को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह उसे दे दिया। इसी खुशी में अजीत पवार गुट ने नारे लगाए। जश्न के बीच ही अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ कानूनी लड़ाई की भी तैयारी कर ली और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो बिना अजीत पवार गुट का पक्ष सुने कोई आदेश न दिया जाए। यानी अजीत पवार गुट ने अदालत में लड़ाई की तैयारी कर ली और शरद पवार गुट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही अपनी चाल चल दी। इस बीच दिल्ली में शरद पवार गुट की बैठक हुई और सूत्रों ने खबर दी कि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने 3 नामों का विकल्प रखा और शाम होते होते शरद पवार की पार्टी का अस्थायी नाम सामने आ गया। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम दिया। ये नाम राज्यसभा चुनाव की 6 सीटों के लिए दिया गया। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार ने अपनी पार्टी के लिए बरगद का पेड़ चुनाव चिन्ह मांगा। एनसीपी को अजीत पवार को देने के बाद शरद पवार को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था और अगर शरद पवार गुट 3 नामों का विकल्प नहीं देता तो गुट के सदस्यों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता। लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध जारी रखा। एनसीपी पर अजीत पवार गुट के कब्जे के बाद दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई और शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया। कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया। सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। अजीत पवार पिछले साल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। इधर गृह मंत्रालय के दफ्तर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर में फर्जी पहचान पत्र के जरिए घुसने की कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जांच एजेंसियां आरोपी का मकसद पता लगाने में जुट गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद के एक घर को कुर्क कर दिया। ये कार्रवाई नोएडा पुलिस ने की। इसके लिए पुलिस वाले अपने साथ ढोल लेकर पहुंचे और उसे बजाकर आसपास के लोगों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। संपत्ति में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर मेट्रो के परिचालन का जायजा लिया। वो केंद्रीय सचिवालय से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन तक गईं और इस दौरान ट्रेन में बैठी कुछ छात्राओं से उन्होंने बातचीत भी की। उधर अमेरिका में भारतीय छात्रों पर बढ़ रहे हमले की घटनाओं के बीच वहां के शिकागो से डरा देने वाली एक और खबर आई। वहां 3 दिन पहले एक भारतीय छात्र पर 4 लोगों ने हमला कर दिया था और उसकी वजह से सैयद मज़ाहिर अली नाम के वो छात्र बुरी तरह लहूलुहान हो गए थे। इस घटना के 3 रोज गुजर जाने के बाद उन पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो हाथ में एक बैग लिए जाते दिखाई दिए। तभी वहां छिपे कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला उन्होंने दौड़ लगा दी। काफी देर तक वो लोग उनके पीछे दौड़ते रहे। इसके बाद उन्होंने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद सैयद मज़ाहिर अली ने एक वीडियो जारी किया। उसमें वो खून से बुरी तरह लथपथ नजर आए। 4 जन ने मिलकर मेरे को मारे भाई। इस वीडियो में उन्होंने उन लोगों पर उनका फोन छीनने का भी आरोप लगाया। 4 जन ने मेरे को पकड़ के लाता घुसे पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। इस वीडियो के जरिए उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और पीजी की डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका में रह रहे थे।
लेकिन 3 दिन पहले जब वो खाना लेकर अपने घर जा रहे थे तो अचानक कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब अमेरिका में किसी भारतीय छात्र पर हमला हुआ। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उस हमले का जो वीडियो सामने आया था उसमें हमलावर विवेक सैनी नाम के उस भारतीय छात्र पर हथौड़े से वार करता दिखा था। दिल दहला देने वाले उस वीडियो में एक किराना स्टोर के अंदर नीली जैकेट पहने हुए वो हमलावर विवेक के सिर पर हमला करता दिखाई दिया था और सिर पर चोट लगने के बाद भी वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमलावर बिना रुके विवेक के सिर और चेहरे पर हथौड़े से हमला कर रहा था। इसके बाद विवेक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे, लेकिन उस हमलावर ने हथौड़े से उन पर 50 बार हमला किया जिससे उनकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक विवेक सैनी अमेरिका में पढ़ाई के साथ उसी किराना स्टोर में काम भी करते थे जहां उनकी हत्या हुई थी। विवेक ने ही उस हमलावर को रहने के लिए जगह भी दी थी, लेकिन 16 जनवरी को जब विवेक ने उसे जगह खाली करने के लिए कहा तो वो गुस्से में आ गया था और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। और इसके अलावा भी कई ऐसे भारतीय छात्र थे जिनके पिछले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका में जान चली गई या उन पर हमला हो गया, लेकिन शिकागो में सैयद मज़ाहिर अली पर हुए हमले के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही अमेरिका के अलग अलग शहरों में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। इनमें पहला नाम समीर कामत का है, जिनका शव 2 दिन पहले इंडियाना के एक पार्क से बरामद किया गया था। इससे पहले 2 फरवरी को ओहायो में श्रेयस रेड्डी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जबकि 20 जनवरी को इलिनॉय में अकुल धवन के लापता होने के बाद उनका शव बरामद किया गया था। और डराने वाली बात यह है कि इसी साल अब तक वहां 5 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जब शिकागो में भारतीय छात्र सैयद मज़ाहिर अली पर हमले की खबर आई तो भारतीय कॉन्सुलेट ने इस पर चिंता जाहिर की और बताया कि वो इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। वहीं भारत में रह रही सैयद मज़ाहिर अली की पत्नी ने भी इस हमले के बाद सरकार से मदद की गुहार लगाई। गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि मेरी हेल्प कीजिए कि उनको मेडिकल और एक लीगल एक्शन वहाँ पर हो। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री को पत्र भी लिखा और उनके 3 बच्चों सहित उन्हें जल्द से जल्द अमेरिका भेजने की अपील की। इस बीच रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल गई। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने वहां एक साथ 60 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोल दिया, जिसकी वजह से कीव में खलबली मच गई। वहां काफी देर तक हवाई हमलों के अलर्ट के सायरन बजते रहे। इस दौरान कीव में लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने जमीन के नीचे बने बंकरों में शरण ले ली। यूक्रेन की राजधानी पर हुए इस बड़े हमले का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक इमारत पर मिसाइल गिरती दिखी। मिसाइल धमाके के बाद उस इमारत की कई मंजिलें आग की चपेट में आ गईं। यूक्रेन के दमकल कर्मी उस आग पर पानी की बौछार करते दिखे। रूस के इस हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने कीव पर 60 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में तबाह करने का दावा किया। लेकिन सिर्फ कीव नहीं बल्कि रूस ने यूक्रेन के निकोलेव में भी भारी तबाही मचा दी। रूस की सेना ने वहां इतना बारूद बरसाया कि एक इलाका तो शमशान में तब्दील हो गया और मिसाइल धमाके की वजह से वहां जमीन पर कई फीट बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। इस विशालकाय गड्ढे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने कितनी ताकतवर मिसाइलों से हमला किया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में उस इलाके का एक भी मकान सही सलामत नहीं दिखा। कई घरों की छतें उजड़ गईं तो कुछ की दीवारें धराशायी हो गईं। बारूद की बारिश ने उस इलाके को खंडहर बना दिया। निकोलेव के मेयर ने रूस की सेना पर आम लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया कि उसके हमले में 20 से ज्यादा मकान तहस नहस हो गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने कीव और निकोलेव समेत कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया। दावा किया गया कि इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इधर खबर है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में मक्का से कुरान आएगा। खबर है कि अयोध्या में बनने वाली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए मक्का की काली मिट्टी से बनाई गई ईंट लाई जाएगी। अप्रैल में भारत लाई जाने वाली इस ईंट पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। इसके अलावा वहां केसरिया रंग की एक कुरान भी रखी जाएगी। ये वही मस्जिद है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में 5 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से मुंबई की तरफ जा रही एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वो बस मिनट भर के अंदर आग के गोले में बदल गई। बताया गया कि जब यह हादसा हुआ तो उस बस में 19 यात्री सवार थे, लेकिन उन सभी को वक्त रहते बस से नीचे उतार लिया गया। राजस्थान के सीकर में शादी के बाद घर लौट रही बारात में शामिल एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में दुल्हन की मौत हो गई, जबकि दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में एक बस में देसी बम मिलने से दहशत मच गई। वो बस गढ़चिरौली से आ रही थी, लेकिन
नागपुर पहुंचने पर यात्रियों को बस में कुछ संदिग्ध सामान रखा होने का शक हो गया और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और उस बस में देसी बम होने की खबर से दहशत फैल गई। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ वहां पहुंच गई और सुरक्षा को देखते हुए आसपास घेरेबंदी कर दी। इस दौरान बस अड्डे को खाली करा लिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता उस बस में दाखिल हो गया और तलाशी शुरू कर दी। काफी देर के बाद उन्होंने उस बस से बम ढूंढ निकाला और बम निरोधक दस्ता उसे नष्ट करने के लिए बस से बाहर लेकर आता नजर आया। बताया गया कि बम को टिफिन बॉक्स में छिपाकर ड्राइवर की सीट के पास रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन उस बस में बम किसने रखा इसका पता नहीं चल पाया। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे से आई ये खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। वहां करंट लगने से 24 साल के एक लड़के की मौत हो गई। वो लड़का पिज्जा की एक दुकान में सफाई का काम करता था और सफाई करने के दौरान ही उस लड़के को बिजली का तेज झटका लग गया। इसके बाद वो जमीन पर गिर गया और कांपता हुआ नजर आया। तस्वीरों में पहले वो लड़का अपने हाथ में कपड़ा लेकर एक कमरे में घुसता दिखा। इसके बाद उसने जमीन पर बिखरे हुए बिजली के तार को उठा लिया और तार उठाते ही उसे करंट लग गया। हालांकि उस बीच वहां 2 लड़के आए और उसे उठाने की कोशिश की। तभी उस लड़के ने उन्हें वहां दीवार पर लगे बिजली के स्विच बोर्ड की तरफ इशारा किया। इसके बाद उनमें एक लड़का अपने बाएं तरफ की दीवार पर स्विच ढूंढता दिखा। तभी दूसरे लड़के की नजर अपने दाहिने तरफ की दीवार पर गई और उसने वहां लगे स्विच बोर्ड से बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया। लेकिन इतनी देर में उस लड़के की जान चली गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग की एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। वहां आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी ही आग की चपेट में आ गए और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसने लोगों को खौफ से भर दिया। वीडियो में दमकल कर्मियों से भरी एक गाड़ी एक सड़क से गुजरती दिखाई दी। उस गाड़ी के अगल बगल जो भी दिखाई दिया वो बस लाल रंग की आग का तूफान था। गाड़ी में करीब 4 से 5 दमकल कर्मी बैठे दिखे। वीडियो की शुरुआत में सायरन बजाती उनकी गाड़ी बड़े आराम से उस सड़क से गुजरती नजर आई, लेकिन तभी अचानक उनके सामने आग का एक बड़ा गोला आ गया। ऐसा होते ही गाड़ी में बैठे दमकल कर्मियों की चीख निकल गई। ये देखकर ऐसा लगा मानो उनकी गाड़ी भी आग के उस ज्वालामुखी में समा जाएगी। लेकिन तभी वो गाड़ी कुछ देर के लिए थमी और फिर थोड़ा सा रास्ता बदलकर आगे निकल गई। चिली के जंगलों में पिछले हफ्ते से ही ऐसी आग लगी है जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसी वजह से हालात बिगड़ते देखकर चिली में आपातकाल लगा दिया गया। चिली में यह आग वहां के विना देल मार शहर के आसपास लगी है, जिसकी वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है और इसी बात से डरे लोग वहां से जल्द निकल जाना चाहते हैं। लोगों में जंगल में लगी आग के बढ़ते जाने का डर किस कदर है इसे वहां से आई एक तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। बताया गया कि अलर्ट के बाद भी कई लोग गाड़ियों की मदद से उन इलाकों से निकलकर दूर जाना चाहते हैं जहां आग फैल रही है। ऐसी ही एक गाड़ी की तस्वीर सामने आई जिसमें बैठे लोग सामने उड़ती आग की चिंगारियों से डरकर चीख पड़े। बताया गया कि उस गाड़ी में कई बच्चे भी सवार थे, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके आगे भी गाड़ियों की लंबी कतार थी। अनुमान लगाया गया कि यह आग 11,000 हेक्टेयर में फैल गई और इसी वजह से केवल बिना दिल मार ही नहीं बल्कि उसके आसपास के शहरों में भागम भाग मच गई। इधर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मौलाना सलमान अजहरी को बड़ा झटका लग गया। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में आए मौलाना सलमान अजहरी की जमानत अर्जी नामंजूर हो गई। इसके बाद कच्छ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मौलाना सलमान अजहरी पर जूनागढ़ के अलावा कच्छ में भी नफरत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 1 लाख से ज्यादा कीमत के नल और बाथरूम फिटिंग चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उसने स्टेशन पर मौजूद एसी टॉयलेट में इन चीजों की चोरी की। एक बंदे को पकड़ा भी गया है, उसकी तहकीकात आगे की चल रही है। झारखंड के साहिबगंज के एक मार्केट में भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहां एक दुकान में भड़की आग ने आसपास की करीब 3 से 4 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। काफी नुकसान हुआ है, पता नहीं कैसे आग लगी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और यूरोपीय देश स्पेन की पुलिस ने मिलकर 2400 किलो कोकेन जब्त कर ली। इस ऑपरेशन के लिए इक्वाडोर और स्पेन की पुलिस ने करीब 2.5 साल तक रेकी की और फिर इक्वाडोर में एक साथ करीब 57 ठिकानों पर रेड मारी और इन ठिकानों से किलो 2 किलो नहीं बल्कि 2400 किलो कोकेन बरामद की गई। पुलिस ने इसके लिए रात के वक्त एक घर में छापा मारा। उस घर में घुसते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए क्योंकि वहां उन तस्करों ने कोकेन के साथ ही जमीन पर नोटों के बंडल सजा कर रखे थे। Este gran operativo
hemos aprendido a una estructura. पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए स्पेन और इक्वाडोर दोनों देशों में एक साथ 57 ठिकानों पर दबिश दी गई और इन ठिकानों से अलग अलग देशों के 30 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और आरोप है ड्रग तस्करों का ये गिरोह स्पेन और इक्वाडोर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी करता था और इसी वजह से दोनों देशों की पुलिस ने मिलकर करीब 2.5 साल तक रेकी की और फिर इक्वाडोर के कीतो में मौजूद उसके सबसे बड़े ठिकाने पर आधी रात को रेड मारी। इस दौरान अचानक आए पुलिस वालों को देखकर वो ड्रग्स तस्कर भी बुरी तरह घबरा गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन तस्करों को जमीन पर बिना कपड़ों के लेटा दिया। इसके अलावा उस घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बताया गया कि इसी तरह से स्पेन और इक्वाडोर में 57 ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां से करीब 2400 किलो कोकेन बरामद की गई। इधर बिहार के बांका में रोपवे हादसों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। पिछले साल अप्रैल में झारखंड के देवघर में एक बड़ा रोपवे हादसा हुआ था। उस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम ने बांका में इस तरह के हादसे से निपटने के लिए एक ड्रिल की। ठीक झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे जैसा माहौल तैयार किया गया। इसके लिए मंदार पर्वत पर चलने वाले रोपवे की 2 ट्रॉलियों को पहाड़ों की ढलान पर रोक दिया गया। इसके बाद उनमें एक ट्रॉली के ऊपर एनडीआरएफ का एक जवान दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वो जवान किसी तरह ट्रॉली के अंदर पहुंचा और फिर वहां मौजूद लोगों को रेस्क्यू करने में जुट गया। इसी तरह ट्रॉली में फंसे एक दूसरे आदमी को रस्सी की मदद से पहाड़ की ढलान पर बड़ी सावधानी से उतारा गया। बाद में ट्रॉली से उतारे गए उन लोगों का इलाज किया गया। इसके लिए बाकायदा वहां डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रही, जिसमें शामिल डॉक्टरों ने रेस्क्यू किए गए लोगों का फौरन इलाज शुरू किया। मतलब इस ड्रिल के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे पर होने वाले हादसे और उनसे निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा, ताकि इस तरह की घटना होने पर लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। इस बीच हूथी लड़ाकों ने इजरायल के एक ठिकाने पर हमले का एक वीडियो जारी किया। हालांकि जिस जगह हूथी लड़ाकों ने धावा बोला वो इजरायल का कोई बेस नहीं, बल्कि इजरायल के सैनिकों से जंग असली लगे, इसीलिए हूथी लड़ाकों ने इजरायल की सेना का एक नकली बेस बनाया और ऐसे दिखाया मानो हूथी लड़ाकों ने इजरायल के किसी असली ठिकाने पर हमला बोल दिया। इस नकली लड़ाई का जो वीडियो सामने आया उसमें भारी भरकम हथियारों से लैस कई हूथी लड़ाके एक सुनसान इलाके से गुजरते दिखे। वहां अचानक इजरायल का झंडा लगा एक टावर नजर आया। उसे देखते ही हूथी लड़ाकों ने पहले एक एक कर वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को गोलियां बरसाकर उड़ा दिया। एक हूथी लड़ाके ने तो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके वहां खड़े एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। इसके बाद तो वहां मानो गोलियां चलाने की होड़ लग गई। हूथी लड़ाकों ने सामने निशाना साधकर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। हमला करने पहुंचे हूथी लड़ाके वहां नारेबाजी करते हुए तेजी से इजरायल के नकली बेस की तरफ दौड़ पड़े और इस दौरान वो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों से गूंजता रहा। हूथी लड़ाकों ने इस तरह हमला बोला जैसे वहां इजरायल के साथ सीधी जंग छिड़ गई हो, क्योंकि वो लड़ाके बेहद सावधानी से एक बेस की तरफ बढ़ते रहे। वहां लगी बाढ़ को पार करते ही हूथी लड़ाकों ने एक बार फिर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में हूथी लड़ाकों ने वहां बने कैंपों को घेर लिया। इसके बाद एक कैंप के अंदर घुसकर 2 हूथी लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक लड़ाके ने तो एक कैंप में बने दरवाजे को पैर मारकर तोड़ दिया और फिर वहां बने कमांड सेंटर पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान वहां भी इजरायल का झंडा लगा दिखा। इसके बाद हूथी लड़ाकों ने वहां मौजूद सैनिकों को एक एक कर बंधक बनाया और फिर एक गाड़ी में बिठा दिया। ऐसा करने के बाद उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हालांकि हूथी लड़ाकों की ये जंग असली नहीं थी। उन्होंने खुद ही इजरायल का एक नकली बेस बनाया और फिर वहां इजरायल के नकली सैनिकों को तैनात किया ताकि वो हमला बोलकर असली जंग जैसा अभ्यास कर सकें। इधर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से रूह कपा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल में सवार 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे ने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि लाल रंग की वो बस उन 3 छात्रों को किसी तिनके की तरह उड़ाती नजर आई। तस्वीरों में वो बस तेज रफ्तार से सड़क पर चलती दिखी। हादसे से कुछ मिनट पहले उस मोटरसाइकिल पर सवार वो छात्र अपने दाहिनी तरफ मुड़कर सड़क पर आते दिखाई दिए। तभी अचानक वो बस काल बनकर आई और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई और भीषण टक्कर लगते ही वो तीनों छात्र अपनी मोटरसाइकिल से छिटककर काफी दूर जा गिरे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
राजस्थान के बाड़मेर में राजकीय पीजी कॉलेज के सालाना समारोह में सिर्फ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के पदाधिकारियों को बुलाने पर बवाल हो गया। इसके विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया और थोड़ी देर में हालात इस कदर बिगड़ गए कि बवाल कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। बाड़मेर के राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर से जो वीडियो सामने आया उसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वहां खड़े पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात से नाराज वो लोग कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन वहां बवाल तब शुरू हो गया जब थोड़ी देर बाद धरने पर बैठे लोगों ने कॉलेज में जबरन घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और फिर लाठी के दम पर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरों में कई पुलिस वाले बवाल और हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से खदेड़ते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही छात्रों ने इसका विरोध किया पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो वहां जैसे भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के कई जवान सड़कों पर छात्रों को खदेड़ने के लिए दौड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वहां आंसू गैस के कई गोले भी छोड़े और आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके, क्योंकि पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों का धरना खत्म नहीं हुआ। देर रात तक बड़ी संख्या में छात्र वहीं डटे रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद गेस्ट के तौर पर आए राज्य मंत्री के बिश्नोई को कॉलेज के पीछे के गेट से बाहर निकाला गया और इसके बाद शुरू हुआ छात्रों को मनाने का सिलसिला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कॉलेज के प्रिंसिपल ने धरने पर बैठे छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी के छात्र संगठन एबीवी के पदाधिकारियों को बुलाने पर प्रिंसिपल से जवाब मांगने पर अड़े रहे। जो छात्र संगठन बने हुए हैं उनके जो साथियों को इन्होंने बुलाया है, एक ही विचारधारा के लोगों को आपने बुला दिया, ये किसके कहने पर बुलाया? हालांकि कई घंटों की बातचीत के बाद किसी तरह छात्रों का धरना खत्म करवाया गया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई छात्र घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के विरोध में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक रोज पहले आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी का एक वीडियो जारी कर उन पर मेयर चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था और इसी वजह से जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये बवाल तब हुआ जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते नजर आए। कुछ लोग तो उसके ऊपर बैठे दिखाई दिए। बैरिकेड की दूसरी ओर कई पुलिस वाले उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब हालात हाथ से निकलने लगे तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी की तेज धार की वजह से कई लोग तो वहां से हट गए, लेकिन कुछ वहीं डटे रहे। इसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से कई प्रदर्शनकारी जवानों से भिड़ गए। हम जब तक ये फर्जी मेयर अपनी पोस्ट से उतर नहीं जाता, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बताया गया कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, लेकिन इसके बाद भी सड़क पर हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में किसी तरह से समझा बुझाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। उधर हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये बवाल तब हुआ जब बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। हरियाणा के करनाल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आम आदमी पार्टी के समर्थक पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते नजर आए। सड़क पर बैरिकेड लगे होने के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, जबकि पुलिस के जवान उन्हें बार बार पीछे धकेलते दिखाई दिए। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेरने निकल गए, लेकिन पहले से तैयार पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर फूट गया। आगे बढ़ने से रोकने पर आम आदमी पार्टी के समर्थक पुलिस से उलझ गए।
आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने हालात संभालने के लिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इस मामले में 5 समन्स मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कर्नाटक बीजेपी के सांसदों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्नाटक में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया और उसे जल्द सुधारने की मांग की। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई। वहां ये कार्रवाई माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिदायत दी कि इस दौरान सोशल मीडिया पर अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। वहां विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। एक रोज पहले ही विधानसभा में बिल को पेश किया गया था और 2 दिन चली चर्चा के बाद उसे पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा। 2022 में सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। और ऐसा होते ही वहां जश्न शुरू हो गया। बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सदन के अंदर ही विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फूल देकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। क्योंकि समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी पारित करने वाला उत्तराखंड गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन गया। विधानसभा में पेश किया गया समान नागरिकता संहिता बिल ध्वनि मत से पास हुआ और ऐसा होते ही उत्तराखंड का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। सदन में बिल पास होते ही बीजेपी विधायकों ने डेस्क थपथपाकर और तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। इस दौरान कुछ विधायकों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी के कुछ विधायक सदन के अंदर ही मिठाई खिलाते। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से रूह कपा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी और इस भीषण हादसे ने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि लाल रंग की वो बस उन 3 छात्रों को किसी तिनके की तरह उड़ाती नजर आई। तस्वीरों में वो बस तेज रफ्तार से सड़क पर चलती दिखी। हादसे से कुछ मिनट पहले उस मोटरसाइकिल पर सवार वो छात्र अपने दाहिनी तरफ मुड़कर सड़क पर आते दिखाई दिए। तभी अचानक वो बस काल बनकर आई और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई और भीषण टक्कर लगते ही वो तीनों छात्र अपनी मोटरसाइकिल से छिटककर काफी दूर जा गिरे। इसके बाद तो उनकी मोटरसाइकिल भी उस बस के पहिए के नीचे घिसटती चली गई और उसके परखचे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में उस मोटरसाइकिल पर सवार एक छात्र की जान चली गई और 2 छात्र जख्मी हो गए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया और अपने भाषण के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत पर तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर प्रहार करने के साथ ही अगले 5 साल का रोड मैप भी बता दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ी। राज्यसभा में अपने तीसरे टर्म का दावा करने के साथ ही अपने भाषण की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखे हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कांग्रेस के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और कांग्रेस को आउटडेटेड पार्टी बता दिया। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है।
और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं। इस बीच राजस्थान के कोटा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ ही सेकंड में एक मकान भरभरा कर ढह गया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय वहां एक दंपति मौजूद था और तभी वो 2 मंजिला मकान सिर्फ 5 सेकंड में जमींदोज हो गया। ऐसा लगा मानो कागज से बने घर को हवा के झोंके ने एक झटके में ही गिरा दिया, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो मकान दूसरे घरों की तरह ही दिख रहा था, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो धराशायी होकर बिल्कुल मलबे में तब्दील हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। उस मकान के गिरते ही वहां से गुजर रहे 4 से 5 लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। इस दौरान आसपास धूल का ऐसा भयानक गुबार फैला कि कुछ लोग तो दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि उन लोगों की जान बच गई। ये दर्दनाक हादसा 1 रोज पहले हुआ। बताया गया कि उस मकान में रह रहे एक मजदूर की मौत हो गई और उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। अगल बगल जो है निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है उस निर्माण कार्य की वजह से शायद ये कोलैप्स हुआ होगा। इस हादसे के बाद वहां प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसके साथ ही राहत का काम करने पहुंचे लोग मशीन की मदद से उस मकान का मलबा हटाते दिखाई दिए। इधर जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एक साथ छापे मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में कई जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई सर्जन बरकती नाम के मुस्लिम धर्मगुरु के घर पर भी की गई, जिन्हें पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर राजन की हत्या के मामले में हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने हथियारों के एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि उसके पास से भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक आदमी पर महज 1500 रुपए के लिए हत्या करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि मरने वाले ने आरोपी से उधार ली थी और इसी बात पर उनके बीच विवाद हुआ था। उधर इजराइल के एक भीषण हमले के बाद सीरिया ने आरोप लगाया कि उसके रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। दावा किया गया कि इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई। गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना ने कई बार सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों पर हमले बोले और इसी कड़ी में इजराइल की फौज ने एक बार फिर सीरिया में कहर ढा दिया। सीरिया में इजराइल के हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। इस हवाई हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गई। इसकी वजह से वहां सड़कों पर हर तरफ इमारतों का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। सीरिया की सेना ने दावा किया कि इजराइल के इस हमले में कई बेकसूर लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने सीरिया के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि उसके सैनिकों ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समेत दूसरे चरमपंथी गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला सीरिया के ओम्स प्रांत और उसके आसपास के इलाकों में किया गया। दावा किया गया कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से यह हमला किया। इधर मुंबई में एक संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब इस नाव के वहां पहुंचने की जांच शुरू की तो जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका कर रख दिया। बताया गया कि उस नाव को 3 लोगों ने कुवैत से चोरी किया था और उसे लेकर मुंबई चले आए। लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान जब पुलिस को मुंबई में कुवैत की वो नाव दिखी तो मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए। इसके बाद पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि 3 लोग 28 जनवरी को उस नाव को कुवैत से लेकर निकले और 6 फरवरी को मुंबई पहुंच गए। अभी भी ये बोट जो है वो पुलिस के हिरासत में है। 3 लोग जो है वो मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में मौजूद है। तमाम एजेंसीज अब उनसे पूछताछ कर रही। पुलिस के मुताबिक उन तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि तमिलनाडु के रहने वाले वो तीनों लोग 4 साल पहले नौकरी की तलाश में कुवैत गए थे और जिस मछुआरे ने उन्हें नौकरी दी उसने उन तीनों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए। इसके बाद उस आदमी ने उन तीनों को कई बार पीटा और कई महीनों तक वेतन भी नहीं दिया और इसी बात का बदला लेने के लिए वो तीनों अपने मालिक की उस बोट को कुवैत से मुंबई ले आए। इसके बाद उन तीनों को मुंबई एटीएस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि उन तीनों पर गैर कानूनी तरीके से भारत में आने का आरोप लगा। इधर दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को धर दबोचा।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 20 अवैध पिस्तौल बरामद की गई। पटना के नजदीक बिहटा में रेत से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया गया कि चलते ट्रक में खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मंदिर में विशालकाय अजगर के पहुंचने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि उस अजगर ने पहले शिवलिंग को छुआ और फिर हनुमान की मूर्ति से लिपट गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ दिया। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ बदमाशों ने एक दुकान के कर्मचारी की आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर दुकान लूटने की कोशिश की। इस लूट को अंजाम देने के लिए 2 बदमाश हेलमेट पहनकर उस दुकान में घुसे और घुसते ही दुकान के उस कर्मचारी की आंखों में मिर्च झोंकने की कोशिश करते दिखे। उनमें एक बदमाश ने उस कर्मचारी को पूरी ताकत से पकड़ा और दूसरा उसके मुंह पर मिर्च का पाउडर मलने की कोशिश करता नजर आया। हालांकि उस कर्मचारी ने अपना मुंह नीचे कर लिया। इसके बाद तो ये जोर आजमाइश तब तक चली जब तक वो नीचे नहीं गिर गया। हालांकि उसके गिरने के बावजूद वो दोनों बदमाश उसकी आंखों में मिर्च डालने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस दौरान जैसे ही उन बदमाशों की पकड़ कमजोर हुई, उस कर्मचारी ने उन्हें झटका और बाहर की तरफ भाग गया। बताया गया कि उन बदमाशों में एक पहले उसी दुकान में काम करता था और इसी वजह से उसने उस दुकान को लूटने के लिए पुख्ता प्लानिंग से हमला किया। हालांकि उसका ये प्लान फेल हो गया और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर बाजार बंद होते होते शेयर मार्केट में ज्यादा अंतर नहीं आया। भारी उठापटक के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। इस दौरान पीएसयू बैंक, मेटल, पावर, फार्मा और रियल्टी सेक्टर के शेयर तेजी के साथ बंद हुए, जबकि आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 34 अंकों की गिरावट के साथ 72,152 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 1 अंक चढ़कर 21,930 के स्तर पर बंद हुआ। ईरान ने अपने यहां आने वाले भारतीयों को बगैर वीजा के एंट्री देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद भारत से ईरान जाने वाले लोग वहां 15 दिनों तक बिना वीजा के रह सकेंगे। ईरान से पहले केन्या, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका और थाईलैंड भी भारतीयों के लिए वीजा के नियमों में बदलाव कर चुके हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। एसबीआई के शेयरों में भारी तेजी की वजह से यह संभव हो पाया। इसके साथ ही एसबीआई ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। इससे पहले यह कारनामा एलआईसी ने किया था। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीट दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक लड़का पीछे से उनके बाल खींचता रहा तो दूसरा लड़का उनके मुंह पर बेरहमी से लात मारता रहा। ऐसे में जब एक बुजुर्ग बीच बचाव करने आए तो उन लड़कों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया और मार मार कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वो लड़के काफी देर तक उन दोनों को पीटते रहे। वो महिला इतनी बुरी तरह घायल हो चुकी थी कि वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पाई। ये सब देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी उन दोनों को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बताया गया कि उन दोनों पक्षों में किसी बात पर विवाद हो गया था। इसके बाद वो लड़के उन दोनों को मारने के लिए वहां पहुंच गए और जब उन दोनों ने इसका विरोध किया तो उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। सुबह लोकसभा में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाया जा सकता है। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुई आर्थिक अनियमितताओं पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान की थी। संसद का मौजूदा सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया जा चुका है। इसलिए खबरें आई थी कि शनिवार के दिन संसद में श्वेत पत्र लाया जा सकता है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि लोकसभा में सुबह ही श्वेत पत्र रखा जाएगा। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो ये सुबह रख दिया जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा भी होगी? जी बिल्कुल, चर्चा की भी संभावना है और आज सुबह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके संकेत दिए थे कि श्वेत पत्र लाया जाएगा। तो कल यह प्रस्तावित अभी समय है कि कल पहले हाफ में ये श्वेत पत्र लाया जाएगा, जिसमें कुल जो नीतिगत खामियां थी उसका जिक्र किया जाएगा, जिसके बाद इसमें चर्चा होगी। संक्षिप्त अपने अपने विचार रखेंगे। जी किशोर। शुक्रिया अमित आपका। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। आरोप है कि साल 2019 में बीजेपी की सरकार में वन मंत्री रहते हुए उन्होंने जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई करवाई थी और वहां की जमीन पर अवैध निर्माण की इजाजत दी थी। और इसी मामले में ईडी ने हरक सिंह रावत और उनके करीबियों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उनके कॉलेज और अस्पताल में भी छापे मारे गए। ये छापेमारी साल 2019 में बीजेपी की सरकार के दौरान
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पोखरा रेंज में जंगल सफारी बनाने में हुई गड़बड़ी के मामले में की गई। उस वक्त की उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 163 पेड़ काटने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में हुई जांच में पता लगा कि इसके लिए 6000 से भी ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे। साथ ही उस जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप भी लगे थे। उस दौरान हरक सिंह रावत ही वन मंत्री थे। ऐसे में एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम ने उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उधर रूस की फौज ने यूक्रेन के डोनेस्क में जेलेंस्की की सेना के छिपने के कई ठिकानों पर ड्रोन हमला कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इन हमलों में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए और डोनेस्क में जेलेंस्की की फौज के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। रूस ने ड्रोन से किए गए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में रूस का एक सैनिक ड्रोन को ऑपरेट करता नजर आया। इसके बाद जैसे ही ड्रोन आसमान में पहुंचा, उसने नीचे मौजूद यूक्रेन के एक ठिकाने पर निशाना साध दिया और पलक झपकते ही उससे बरसी मिसाइल ने उस ठिकाने को धमाके से उड़ा दिया। इसी बीच एक तस्वीर में दिखा कि छिपने के लिए बनाए गए गड्ढे में मौजूद यूक्रेन के एक सैनिक ने ड्रोन पर गोली दाग दी, लेकिन ड्रोन से भी तुरंत एक मिसाइल छोड़ी गई जिसने वहां छिपे सैनिक के चिथड़े उड़ा दिए। रूसी सेना के मुताबिक इसी तरह एक के बाद एक यूक्रेन के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके हथियार और गोला बारूद रखने के कई गोदाम भी तबाह कर दिए गए। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के सैनिकों ने भारी बर्फबारी में रूस की सेना का मुकाबला करने का अभ्यास किया, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के जिन इलाकों में जंग चल रही है उनमें ज्यादातर इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं और इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों ने बर्फबारी वाले मुश्किल हालात में भी दुश्मन को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया। दुश्मन की नजर से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक सफेद वर्दी में नजर आए। उन्होंने तोप, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियारों के साथ अभ्यास किया। तस्वीरों में दिखा कि आधुनिक बंदूकों से लैस यूक्रेन के जवानों ने दुश्मन पर सामने से फायरिंग करने की ताकत परखी। एक तस्वीर में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक तोप में बड़े बड़े गोले लगाते दिखे। गोले लोड होते ही उन्होंने जोरदार धमाका कर दिया। यूक्रेन की तोप से निकले बारूद को देखकर ऐसा लगा कि उसके सामने आने वाली हर चीज मिट्टी में मिल जाएगी। इस ड्रिल में दुश्मन पर हमले के साथ साथ यूक्रेन के सैनिकों ने अपने साथियों की जान बचाने के भी गुर सीखे। कुछ सैनिक जंग के मैदान में घायल हुए अपने साथी को वहां से निकालने का अभ्यास करते दिखे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह ड्रिल ज़ितोमिर प्रांत में बेलारूस से लगने वाली सीमा के करीब की गई। इधर भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। जसप्रीत बुमराह आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। वो इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में 15 विकेट ले चुके हैं। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी वनडे, टेस्ट और T20 मैचों में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। खबर है कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 23 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के मुकाबले खेल सकते हैं। ये संकेत उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने दिए। ऋषभ पंत का 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से रुड़की जाते वक्त भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वो तभी से क्रिकेट से दूर हैं। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बच्ची को स्कूल बस में बंद करने का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वो बच्ची उस बस में कई घंटों तक फंसी रही। हालांकि उस मासूम के रोने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद कुछ लोग मदद के लिए पहुंच गए। लोगों ने पहले उस बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो नहीं खुला। बस की खिड़कियों के शीशे भी बंद दिखाई दिए। इस दौरान बस के दरवाजे के सामने खड़ी वो बच्ची काफी डरी और सहमी नजर आई। लाख कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने बस के एक शीशे को ही तोड़ दिया और खिड़की के रास्ते अंदर घुसकर एक आदमी ने उस मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि स्कूल से घर जाने के दौरान ही वो बच्ची उस बस में सो गई थी और बस के ड्राइवर ने दूसरे बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद बस बंद करके एक जगह खड़ी कर दी। इस दौरान वो बच्ची कई घंटों तक उस बस में फंसी रही। इस बीच दिल्ली के मुखर्जी नगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के एक मासूम को एक गाड़ी ने कुचल दिया। इस हादसे ने उस बच्चे की जान ले ली, क्योंकि अचानक सामने आए उस बच्चे को गाड़ी ने कुचल दिया और दर्दनाक हादसे की तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया। तस्वीरों में पहले वो बच्चा अपने घर के बाहर खेलता हुआ नजर आया। इस दौरान वो चलते हुए उस गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी के दाहिने तरफ पहिए के पास कुछ देर तक रुका रहा, लेकिन थोड़ी देर में वो गाड़ी के ठीक सामने पहुंच गया और तभी अंदर बैठे आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। इससे वो पहिए के नीचे बुरी तरह दब गया। इसके बाद तो बच्चे की चीख सुनकर घर से 3 लोग दौड़ते हुए गाड़ी के पास आते दिखे।
उनमें एक महिला तो घबरा गई, हालांकि वो आदमी भी गाड़ी से बाहर आ गया। इस बीच उन 3 लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया। इसके बाद वो आदमी बच्चे को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गया। आनन फानन में वो लोग बच्चे को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, पड़ा हुआ जो ये पानी में जाल है साहब, यकीन जानिए दरिया की चाल है साहब। 100 बात की एक बात कही राजीव ने, कहां कहां मेरे हिस्से के ख्वाब बिखरे हैं, हमारी नींद का जायज सवाल है साहब। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।